शाम को। तो जिस कारण से अभी मैं कहीं पे रुका हूँ और थोड़ा विलंब हो गया जुड़ने के लिए। गुरुभ्यो नमः। सभी को आशा करता हूँ सभी को कक्षा में मेरी आवाज़ आ रही है और सभी सुन पा रहे हैं मुझे। बिल्कुल ठीक है। तो जी, तो सबसे पहले सभी को नमस्कार, गुरु जी को प्रणाम। तो जो हमने विषय अभी कुछ हम नया विषय नहीं पढ़ेंगे। मैं कुछ आपको यहीं से ही कुछ विषय बताऊंगा जिस विषय को आपको सुनना है खाली। जो हम कल की जो कक्षा है वो कल हम बात करेंगे दशम भाव पे। और अभी पूर्व में जो आज किसी कारण से जो पूर्व की जो कक्षा है जो नक्षत्र की जो चर्चा चल रही थी वो महोदय आज जुड़ नहीं पाए, तो जिस कारण से वो चर्चा आगे नहीं चल पा रही आज। तो कल की जो चर्चा सत्र रहेगा वो दशम भाव, उससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है कहीं पे कुछ रहेगा, या दो दृष्टि वाला हमने विषय पढ़ा है उसमें आपको कहीं पे कुछ डाउट रहेगा, तो वो आप कल हमारे साथ जो पूर्व में महोदय जुड़े थे दीप जी, वही कल पुनः हमारे साथ रहेंगे। उन्होंने आग्रह किया है कि मैं ये विषय भी उनके साथ साझा करना चाहूँगा। तो मैंने कहा आपका स्वागत है। तो पूर्व में भी आपने विषय वहाँ पे रखा था और अभी भी रखेंगे। तो महोदय कल हमारे साथ रहेंगे, तो अगर आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो बीच में आपको समय दिया जाएगा कक्षा के शुरू में या अंत में। तो आप उनसे प्रश्न करेंगे और पूछेंगे, जो विषय समझ नहीं आएगा वो पुनः पहले वो अपना उद्बोधन ही रखेंगे दशम भाव और दृष्टि के विषय में। अगर आपका अभी तक कहीं पे कोई प्रश्न नहीं रहा है, रह चुका रह रहा है बनता है उससे, तो वो उनसे पूछना है साक्षात आपको, क्योंकि उनका जो कनेक्शन है वो रोज उसी विषय से जुड़े रहते हैं। उनका बोलना, उनका कार्य जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पे उन विषयों का इस्तेमाल रोज होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल आप उनसे अवश्य प्रश्न उनके साथ रखें या पूछें। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है वो भी आपके बीच में कुछ प्रश्न को लेके भी आपके बीच में प्रस्तुत रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और जैसा कि आपको विदित है कि पूर्व शुरू से लेकर हमने जो चर्चा की, मैं उस पूरी चर्चा को आपके सामने आज प्रस्तुत करूंगा, एक पॉइंट टू पॉइंट। अगर उसमें कहीं पे आपको लगता है, क्योंकि एक अंतिम विषय बचता है नवविध कालमान, वो हम कल की कक्षा के बाद उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैं पूर्व की जो कक्षाएं हमने ली हैं या आपके साथ कक्षा हुई है उन विषयों पर कुछ चर्चा करके, क्योंकि मैं अभी कहीं बाहर हूँ तो थोड़ी देर कक्षा लेके फिर विराम दे देंगे आज यहीं पे। तो सबसे पहले हमने आपको जैसे याद होगा, तो हमने सबसे पहले नक्षत्र विषय पे कक्षा ली। 3 दिन तक उस पे ही चर्चा हुई थी, शुरू के 3 दिन 26, 27 और 28 तारीख को। तो 3 दिन चर्चा नक्षत्र पे हुई। नक्षत्र किसे कहते हैं? न अक्षरती थी नक्षत्रम। नक्षत्र का मीनिंग क्या है उसको भ फिर हमने भ चक्र की बात हुई, वहां पे जो 360 डिग्री का जो चक्र था उस पे बात की। और उसमें सबसे पहले किस चीज का सबसे पहले कौन सी चीज आती है, फिर कौन आता है, उसके बाद जैसे हमने बात की थी सबसे पहले नक्षत्र उसमें विराजमान होते हैं। उसके बाद हमने बात की कि उसमें नक्षत्रों के चरण आते हैं, चरणों के अंतर्गत राशियां आती हैं, राशियों के अंतर्गत ग्रह आते हैं, फिर ग्रहों के अंतर मास आते हैं जी। उसके बाद ऋतु आएगी, अयन आएंगे, दक्षिणायन उत्तरायण। छह छह उसमें रहने से, राशियों में रहने से उत्तरायण होगा, छह में रहने से दक्षिणायन होगा, पर वो विषय यहाँ पे नहीं है। जो विषय यहाँ पे है हमको उसको समझना है। यहाँ पे जो विषय है वो सर्वप्रथम था कि नक्षत्र किसे कहते हैं। नक्षत्र से रिलेटेड जो कुछ जानकारी थी वो हमने पढ़ा, ध्रुव संज्ञक, चर संज्ञक, क्षिप्र संज्ञक, इस तरह से हमने संज्ञाएं पढ़ी उनकी। तो महोदय ने भी बात की थी कि प्राचीन काल में कुछ उन्होंने सिद्धांत आपको बताए थे कि उस हिसाब से 24 भी माने गए, कहीं पे कहीं 27 माने गए, और अभिजीत के साथ वो 28 होते हैं। तो उस तरह से हमने उनके स्वामी देखे। फिर हमने गंडात नक्षत्र देखे, उनकी संज्ञाएं देखी, उनके स्वामी देखे। और बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से जाएं तो कौन सा ग्रह किस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है, फल की दृष्टि से जाएंगे तो हम देखेंगे, हम पाएंगे कि कौन सा ग्रह, क्योंकि वहां पे ग्रह भी बताए हैं कौन से ग्रह का कौन सा नक्षत्र है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से जातक या जातिकाएं ऐसी कहती हैं, ऐसा उनसे उनका वचन है कि
हमने सब कुछ हमारा ग्रह उच्च राशि में भी है, वो पूर्ण बली भी है, क्योंकि ग्रहों की 5 अवस्थाएं भी है। तो उस तरह से सब कुछ ठीक है, वो उच्च में है सब कुछ। पर तब भी हमें फल प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि किसी ने बहुत कहा कि बहुत अच्छे से बता भी दिया, फिर भी वो उनको फल की प्राप्ति नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई? तो वो ग्रह का जो नक्षत्र है, जिस वो, क्योंकि ग्रह से ज्यादा वो नक्षत्र से ही फल करेगा। अगर और भी सटीक फल हमको निकालना है उसका, तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा कि उस ग्रह से रिलेटेड जो नक्षत्र है, जो नक्षत्र बताए गए हैं, उन नक्षत्रों उन नक्षत्रों पर क्या है कि उनसे जुड़ा जो नक्षत्र है, अगर वो अच्छा है या ग्रह अच्छा है, तो नक्षत्र भी अच्छा होगा, उसके जो स्वामी है। क्योंकि जब फल निकाला जाता है, वो कौन सी राशि, कौन सा भाव, कौन सी दृष्टि, उसकी अवस्था, बहुत सी चीजों को देखने के बाद अपनी मति के अनुसार, मैंने में पूर्व में भी आपसे कहा था कि सब चीजें कोई उससे नहीं होता है कि कहीं पे ग्रंथ में प्रमाण मिल सकता है हमें उस विषय को लेके। पर जो बात कहनी है, उस बात को कहने से पहले हमें अपनी मति लगानी पड़ेगी कि यहाँ पे अगर ऐसा कहा है, तो वो कैसे वहां पे उसका लगाने का तरीका क्या था कि वहां पर कहा होगा। क्योंकि बहुत से लोगों का तो यही प्रश्न होता है ना कि ऐसा कहा है तो इस राशि के लोग तो बहुत से हैं, क्या वो सभी के साथ घटित होगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है, वो इशारा करते हैं कि ऐसा होगा, अगर ऐसा है, ऐसी स्थिति है, तो ये हो सकता है। अब वो जातक या जातिका वैसा उसका उपाय या उसके उस लिखे हुए के अनुसार तब भी वो कोशिश ना करे, तो सामने वो तो वही बात हो जाएगी ना कि सामने गड्ढा है और हमको पता होते हुए हम उसकी तरफ जा रहे हैं, तो पता है वहां मौत ही होगी हमारी। तो फिर वो गलत बात है। तो पर यहाँ पे जो विषय हमें समझना था, वो था नक्षत्र। महोदय ने भी कहा था कि नक्षत्र के नाम बिल्कुल आपको एक लाइन से याद करने हैं। तो वो बिल्कुल क्लियर बात है कि आपको अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, इस तरह से क्रम से नक्षत्र याद करने हैं। और फिर उसी से रिलेटेड जैसे उन्होंने आपको उसका श्लोक बताए थे, तो श्लोक से समझना है कि कौन से उसके स्वामी है। जैसे उन्होंने कहा था कि अगर आपको हिंदी व्याख्या से कंफ्यूजन होता है, आपको लगता है कि वहां पर आप अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्योंकि वो 28 नक्षत्र 27 नक्षत्र है, जो 28वां तो उनके कारण ही है, उत्तराषाढ़ा और श्रवण के कारण। तो उनके स्वामी जो बताए गए हैं या नक्षत्र है उनके स्वामी, और उसके कारण जो उन 27 नक्षत्रों के कारण जो 28वां नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र उत्पन्न हो रहा है, तो उसका मान वो कैसे बनता है, और उनके स्वामी क्या है, और उनकी संज्ञाएं क्या क्या है। जैसे ध्रुव ध्रुव संज्ञक है, या चर संज्ञक है, क्षिप्र संज्ञक है, तीक्ष्ण संज्ञक है, गंडांत नक्षत्र है, पंजक नक्षत्र है। तो कौन सा नक्षत्र कहाँ पे है, कैसे है और क्यों है, ये सब बातें हमें समझनी है। तो मैं समझता हूँ, क्योंकि हमने ये विषय पढ़ा है। तो इसी को लेके एक महोदया भी हमारे साथ बीच में प्रस्तुत होंगी। वो मैं गुरुजी से बात करूंगा, उसके बाद गुरुजी कहेंगे, तो उसके बाद उनको हम विषय देंगे। उनसे मेरी चर्चा आज हो रही थी। तो वो भी बहुत अच्छी विद्वान है वो, और काफी उनका अनुभव रहा है ज्योतिष के क्षेत्र में। तो वो भी हमारे साथ रूबरू यहाँ पे होंगी, और उनसे भी हमको कुछ सीखने को ही मिलेगा यहाँ पर। तो वो जल्दी से जल्दी उनको भी लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगली बात करते हैं। उसके बाद हमने देखा था ग्रह, क्योंकि ग्रह राशि से जो जुड़ा है, तो उसके बाद नक्षत्र से जुड़ा है, क्षम्यताम, ग्रह से जो जुड़ा है, हमने फिर उसके चरण पढ़े थे कि जैसे सवा दो, जैसे हर एक नक्षत्र का 4 चरण होते हैं, और सवा दो चरण से एक राशि बनती है। सवा दो का मतलब है एक के 4, दूसरे के 4, तीसरे का एक। उसी तरह से जो बच गया वो अगले में काउंट हो जाएगा। तो हमें बनाना है सवा दो। सवा दो का मतलब है 9 चरण काउंट होंगे। आपको गिनती करनी है 9। 108 टोटल चरण है,
उन 108 को ही 9 9 भाग करके 12 राशियों में बांटा गया है भव चक्र में। भव चक्र से आप समझते हैं उसे भवरक्ष भी कहा जाता है, और उसके अन्य अन्य नाम भी मैंने आपको बताए थे। तो वो 360 डिग्री उसका पूरा परिमाण बताया गया है। मैं आपको समझ में आ रहा है ना विषय जो अभी तक हमने चर्चा की? ऐसा तो नहीं मैं बोल रहा हूँ और आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पे? मनीषा जी। महोदय, आ रहा है समझ में। जी, जहाँ पे किसी को कोई समस्या हो तो कृपया बोले, जैसे सविता जी हैं, आरती जी हैं, फिर वो बीच सर में। कोई समस्या नहीं है, सुन रहे हैं हम आपकी बात। जी, आपको जहाँ लगे आप पूछ सकते हैं कि मैंने ये बात बोली तो यहाँ पे क्या है इसका उत्तर। तो आप उसको बेझिझक पूछे, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है जी। और तो अभी आगे। तक जितनी कक्षाएं हुई है वो सभी अपलोड हो गए हैं, और आपको वहां पर शो हो रहे होंगे। आपको जो वेबसाइट दिया गया है, जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, हमें लग रहा है कि 8 तक का की सूचना मुझे मिल गई है। जो 8 तक 8 तारीख तक जितने भी हुए हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। केवल परसों वाला नहीं हुआ होगा, आज वाला नहीं हुआ होगा, रेस्ट सभी हो गए हैं। तो पिछला आप देख सभी सकते हैं कक्षा में आने से पहले। महोदय, मुझे ये पूछना था, जो ज्योतिष के जो नोट्स हैं, ये किस पे भेजना है? ज्योतिष का जो हो रहा है वो आज मैं एक बार टेक्निकल टीम से बात कर ले रहा हूँ, और मैं पुष्पराज जी से भी बात कर ले रहा हूँ। उसके बाद मैं इस पर कंफर्म मैसेज भेज दूंगा सबको। ठीक ठीक है सर, वो नोट्स बनाए हुए हैं ना कुछ, तो वो भेजना था। तो बिल्कुल बिल्कुल ये कर दूंगा मैं आज। ठीक ठीक है सर। तो हम अपनी चर्चा को आगे लेके चलते हैं। तो उसके बाद देखिए, हमने नक्षत्र का विषय हमने पढ़ा। ये कौन कौन सा नक्षत्र किसे कहते हैं, भव चक्र में सबसे पहले किस चीज का वास होता है, और नक्षत्र कैसे अपना स्वरूप, उनका स्वरूप भी हमने पढ़ा था कि कैसे उनका स्वरूप है, किस नक्षत्र का क्या स्वरूप है। मैंने आपको वो टेक्निकल पर्टिकुलर शब्द भी बताए थे कि कौन से नक्षत्र का क्या स्वरूप है, क्योंकि वो है क्या, तारों के समूह है। बहुत से असंख्य तारे हैं जिनके कुछ आकृति हमने डिसाइड करके आपको एक पर्टिकुलर एरिया बताया था कि पर्टिकुलर नक्षत्र को ये कहा जाता है, इसका ये नाम है और इसका ये नाम है। फिर उनके स्वामी की बात की। फिर कौन से ग्रह, 9 ग्रह हैं, उनमें कौन से ग्रह का कौन सा नक्षत्र है। फिर उनकी संज्ञाओं की बात की हमने। फिर गंडांत नक्षत्रों की बात की। फिर पंचक नक्षत्रों की बात की, जैसे अंतिम के 5 नक्षत्र। कोई बता सकता है आप में कौन से 5 अंतिम के नक्षत्र हैं जिनको गंडांत संज्ञा दी गई है? नाम बता सकता है आप में से कोई? सर अश्विनी। सविता जी, हेलो। यहाँ पे ये नहीं है, शुरू में नहीं है, अंतिम के 5 है। गंडांत नक्षत्र अंतिम में 5 है। अंतिम के 5 ही आपको याद रखने हैं, धनिष्ठा से स्टार्ट होगा। जिन्हें पंचक कहते हैं ना महोदय। जी जी जी, बिल्कुल सत्य। वही मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, उन्हें गंडांत भी कहते हैं, पंचक भी कहते हैं। नहीं, उन्हें पंचक संज्ञा है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं गलत बोल दिया कि उन्हें पंचक संज्ञा है, उनकी पंचक नक्षत्र बताने हैं आपको, क्योंकि उसमें होता है कुछ कार्य उसमें वर्जित रह गए हैं। तो जैसे लकड़ियों का एकत्र ना करना, जैसे तृण आदि, घर की छत ना डालना। किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसमें जो कुशा जो घास होती है उसके 5 पुतले जलाने पड़ते हैं। ऐसी भी धारणा है कि उसमें 5 लोग उस आदमी, अगर कोई उस समय में मर जाए तो उस स्थान पर 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो अन्य अन्य मत है, उस पे हमको नहीं जाना है, हमको प्रेक्षा की दृष्टि से उसे देखना है। तो पंचक नक्षत्र आप में से कोई बता सकता है मुझे नाम उनके? अंतिम के सर 5 है, इतना मैं आपको बता। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व जी भाद्र, उत्तर जी भाद्र और जी रेवती है कुछ शायद। जी जी, रेवती ही है सबिता जी, रेवती नहीं। रेवती ही जैसा नहीं है, रेवती ही नक्षत्र है। जैसा जैसा शब्द नहीं जोड़ना है आपने। यहाँ पे जो है ये शास्त्र है, ये इसके साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते कुछ भी। यहाँ पे जो नाम है वही आपको याद रखना है, ठीक है जी। ठीक है। तो ये हो गए पंचक नक्षत्र। उसके बाद आगे चलते हैं, हम चर्चा को लेके आगे चलते हैं अपनी। उसके बाद बात की थी हमने ग्रहों के ऊपर कि ग्रह होता क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका गुण क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी धातु क्या है, उसका देवता क्या है,
उसकी उच्च राशि क्या है, नीच राशि क्या है, उसके उच्च अंश क्या है, नीच अंश क्या है, उसका वस्त्र क्या है, उसका रत्न क्या है, उसका रस क्या है, ये सब हमने बातें उसके बाद की। उन सब ही बातों से क्या होगा। अब आप खुद बताइए ना कि कोई जो एक जिसने कोई विषय को पढ़ा है, वो किसी दूसरे को बता रहा है, तो कैसे बता पाएगा। क्योंकि बहुत से आपने देखा होगा जो जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, या वो कैसे बता पाता है किसी के बारे में, जब वो उन ग्रहों नक्षत्रों के बारे में अच्छे से समझ उनको पा रहा है, राशि को समझ पा रहा है, तो ही उन्हीं के प्रभाव, उनको अच्छे से समझने के कारण, तो वो जब उनका जो जन्म दिनांक, जन्म समय और जन्म का जो स्थान है, उसको उसका निकालने के बाद वो जन्म चक्र जब बनेगा, उसको वहीं से निर्धारण करेगा वो सभी विषयों का। क्योंकि वहां पे हर एक चीज का, मैंने कहा था कि 12 भाव में हर एक चीज आती है। उसका वर्तमान क्या है, उसका भूत क्या है, और उसका भविष्य क्या होगा, ये सब। पर अब यहाँ पे हमको उसको डिटेल में नहीं इसको देखना है, हमें तो जो समझना है वो है परीक्षा की दृष्टि। वहां पे क्या प्रश्न बनता है, कौन से एंगल से पूछा जा सकता है। क्योंकि हमें कोई भी प्रश्न किसी भी एंगल से पूछा जाए, हमें उसे अच्छे से पढ़ना है और समझना है। फिर हमने ग्रहों के पर्यायवाची भी पढ़े थे, राशियों के पर्यायवाची भी पढ़े, ग्रहों के भी पढ़े, कि कौन से ग्रह को क्या क्या कहा जाता है। उसकी आत्मादि संज्ञा पढ़ी और अमात्यादि संज्ञा भी पढ़ी, कि कौन से राजा को राजा कहा गया, किसको मंत्री कहा जाता है, किसको सचिव कहा जाता है, किसको सेवक कहा जाता है। वैसे ही हमारे शरीर में कि कौन सा ग्रह आत्मा कारक है, कौन सा मन का कारक है, कौन सा बुद्धि का कारक है, कौन सा आ, तेज का कारक है, कौन सा विद्या का कारक है, संतान का कारक है, सुख का है। तो ये सब, उसकी धातुएं क्या है, ये सब आप में से बताइए मुझे कि मन का कारक किस ग्रह को कहा जाता है। चंद्रमा को। जी। और वाणी का कारक कौन सा ग्रह है। मनीषा जी नहीं बोलेंगे, अब आप में से कोई और बोलिए। वाणी का कारक कौन सा ग्रह है, मनीषा जी को छोड़ के बोलेंगे। अन्य अन्य जो सभी जुड़े ये हैं। ज्योति तुम भी हो, तुम भी उत्तर दिया करो। और श्रेया कहाँ गई? ज्योति श्रेया ये साइलेंट है। ज्योति श्रेया। अन्य जो भी हैं वो उत्तर दें कृपया, कि वाणी का कारक कौन से ग्रह को कहा जाता है, और किस ग्रह, या ये एंगल ये भी हो सकता है। एक एंगल तो ये है कि वाणी का कारक कौन सा ग्रह, या वाणी के लिए किस ग्रह को बताया गया है। प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, क्योंकि जो पेपर बनाने वाले हैं वो तो कोई भी तरीका ढूंढ सकते हैं बनाने का, वो लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, पर हमें सभी तरीके को समझना है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा है कि वाणी का कारक किस ग्रह को माना जाता है। हमने लाइन से बात की थी। आपने अगर पूर्व में अगर समझ नहीं आया, अगर दिमाग में नहीं चढ़ा है वो विषय, तो मैं पुनः एक बार आपको बता देता हूँ कि सूर्य जो है, जिनको नवग्रहों में दो ऐसे ग्रह हैं जिनको हम रोज देखते हैं, जिसमें सबसे पहले सूर्य है और चंद्रमा है, और जिसके कारण आप और इस विषय, इस जो शास्त्र को, इसको कभी झुठला नहीं सकते। क्योंकि बहुत से विद्वान ऐसे भी मानते हैं कि फलित फलित बहुत वो विस्तृत विषय नहीं है, या उसमें जो बातें की गई हैं वो बहुत साइंटिफिक नहीं है। ऐसा नहीं है। सिद्धांत ज्योतिष भी अपना, उसका अपना एक स्थान है, फलित जो ज्योतिष है उसका एक अपना स्थान है। मानता हूँ कि फलित में जो बात कही जाती है वो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी होती है। सिद्धांत में क्या है, वो पर्टिकुलर जहाँ कही गई वहीं पे है, वो मैं मानता हूँ। उसी की तरह संहिता है, पर यहाँ पे संहिता का विषय कुछ नहीं है, तो उस पे हम नहीं जाएंगे। तो इतना आपको पर ध्यान में रखना है कि जो प्रमुख प्रमुख ग्रंथ हैं ज्योतिष के, उनका नाम, उनके आचार्य कौन रहे, इनके विषय में आपको जरूर देखना है। वो आप अवश्य देखें, कोई पुस्तक आपके पास हो, उसमें पर्टिकुलर जगह पे जाके देखें कि कौन सा राइटर कौन सी बुक में, जैसे पराशर जी, बृहद पराशर होरा शास्त्र किसने लिखा, पंच सिद्धांतिका को किसने लिखा, जातक परिजात को किसने लिखा। इसी तरह अन्य अन्य जो संहिता ग्रंथ के विषय में देखेंगे, तो संहिता ग्रंथ ज्यादातर
जो नाम है उसिकाचार्य उसी से जुड़ा हुआ है। जैसे भृगु संहिता है तो भृगु जी ने ही लिखा है उसको। फिर गर्ग संहिता है, गर्गाचार्य है। तो संहिता पे ज्यादा फोकस नहीं करना है आपको, जो देखना है और वो सिद्धांत के और फलित के और होरा के देख रहे हैं ग्रंथ, उनके राइटर और उनके नाम। पर उस पे अभी उस विषय को ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं। हम जो अभी पढ़ रहे थे उसको देखते हैं। हम अमात्यादि संज्ञा में आपको बता रहा था कि सूर्य जो सबसे पहले ग्रह है सभी ग्रहों में, क्योंकि हम रहते हैं पृथ्वी पर, तो सूर्य को हम सेंटर मानेंगे, क्योंकि बहुत से लोग पृथ्वी को सेंटर मानते हैं। पर हम रहते तो पृथ्वी पर हैं, हम कैसे मान लें इसको सेंटर। हम सूर्य को सेंटर मानेंगे, उसके बाद अन्य अन्य जो ग्रह हैं उनको देखेंगे। तो सूर्य जो है वो मैंने बताया था कि पिता का कारक होता है और आत्मा का कारक होता है। और दूसरा था चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक होता है, और उसके बाद वो माता का कारक भी होता है। माता को कोई, मान लीजिए आपकी माता को कोई परेशानी हो रही, तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा, अगर आपका मन बहुत जल्दी विचलित हो जाता है, आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, मैं भी होता हूँ बहुत जल्दी परेशान। पर गुरु जी का सानिध्य है, गुरु जी की कृपा है, जिस कारण से मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को एकाग्र कर पाता हूँ, और उनका आशीर्वाद बना रहता है हमारे साथ। तो एनर्जी मिलती रहती है और कार्य को हम अच्छे से कर पाते हैं। तो चंद्रमा एक तो मन का कारक होता है। आप खुद देख लीजिए, आपके सामने ही सब कुछ मिल जाएगा। कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसको जिसका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, उसको बहुत लोग ध्यान से सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है, जो आत्मा का कारक है। क्योंकि आत्मा, वो विषय बहुत बड़ा है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि शरीर की, अगर आप अपने शरीर की अगर आप उसको अच्छे से रख पाते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि आपका शरीर ही सुखी नहीं है, तो अन्य आप कोई कार्य, बलशाली जो कार्य हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ही सूर्य को आत्मा का कारक बताया गया है। उसके बाद चंद्रमा की बात करते हैं, तो वो मन का कारक है, चित्त है, और माता का कारक भी वही है। उसके बाद मंगल को पराक्रम का कारक कहा जाता है। पराक्रम है आपके भाई बहन, पर पर्टिकुलर विचार करेंगे तो वो तीसरे भाव से छोटा भाई छोटी बहन वो है। वो उतना उतने बारीक में नहीं जाना है, क्योंकि भाव में आपको दशम भाव ही लगा है। क्योंकि दशम भाव से तो वो विचार नहीं होता है, पर ग्रह का ध्यान रखना है आपको कि ग्रह में किस ग्रह से किस चीज का विचार होता है। तो मंगल जो ग्रह है, उससे एक तो क्या होता है, वो पराक्रम का कारक है, और वो जमीन जायदाद को देने वाला है, पैतृक संपत्ति को देने वाला है। तो द्वितीय भाव से मैंने कहा था कि वहां पे विचार होता है। पर मंगल से एक तो हमारे शरीर में खून का जो ब्लड होता है हमारे शरीर में, वो भी उसका भी कारक है। और दूसरा, आपने ये विषय लिखा भी होगा, अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है कहीं है, वो अपना नोट डाउन भी करते रहेंगे, विषय को सुनते रहेंगे, लिखते रहेंगे। जहाँ पे आपको लगता है कि ये विषय अच्छे से समझ नहीं आया, उसको पूछेंगे। तो मंगल जो है वो पराक्रम का कारक होता है। पराक्रम हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जो छोटे हमसे छोटे हैं, भाई बहन, वो है। उसके बाद चलते हैं बुध। वो है हमारी बुद्धि। क्योंकि आपने देखा होगा, किसी मनुष्य को बहुत अच्छे से आता है, उसको विषय पूरा आता है, सब कुछ आता है, पर कहीं ना कहीं जब वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है या किसी के सामने वो कुछ बोलता है, भले ही उसको 2 शब्द बोलने हैं या 2 मिनट बोलना है, पर वो आदमी अपना कॉन्फिडेंस लेवल पर टिक नहीं पाता है, वो खड़ा ही नहीं रह पाता है। जो राशियों के आपने स्वरूप पढ़े, चर स्थिर दुई स्वभाव करके पढ़े, वो भी आपको देखने को बहुत जगह मिल जाएगा। कोई आदमी, आपने कोई जातक या जातिका, बहुत से ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनका स्वभाव ऐसा होता है कि आपने अभी किसी ने कुछ, उनके फैमिली मेंबर्स ने या उनके परिवार में उनके दोस्त ने, मित्र ने अभी कहा ही, उनके बोलने से पहले ही वो करके आ जाते हैं। वो सही हुआ गलत हुआ उनको मतलब नहीं होता उससे। उसके बाद दूसरी बात की थी स्थिर की। और कुछ ऐसे होते हैं जो इतने स्थिर होते हैं, उनको एक बार जो उन्होंने बात समझ ली, उसको बदलना फिर एक पत्थर की लकीर है, उसको आप बदल नहीं सकते। तीसरा जो स्वभाव था, द्वि स्वभाव,
वो ऐसे होते हैं, वो एक प्रकार के, कभी वो लचीला भी है, सही भी है, तो कब बदल जाएगा उसका भी आपको पता नहीं चलेगा। तो वो सारे स्वभाव है, उनको हमें समझना है। उसी तरह ग्रह का भी है इस यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या है, कोई ग्रह उसका स्त्री तत्व, कोई स्त्री स्त्री जाति का है, कोई पुरुष जाति का है, कोई नपुंसक ग्रह है। तो जो ग्रह जिसकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठा होगा, अगर वो अच्छी ही स्थिति में है, अच्छे भाव में है, तो उसका फल उसे अच्छा ही मिलेगा। और बुरा जो है वो तो बुरा ही करेगा। पर अच्छे ग्रह के उसमें फल में कहा जाता है कि वो अगर बुरे भाव में बैठ जाए कि उसने करना अच्छा है, तो वो बुरे में चीज में वृद्धि करेगा। जैसे कोई भी अच्छा ग्रह कभी भी 6, 8, 12 में नहीं बैठना चाहिए। उससे क्या होगा, अच्छे ग्रह कौन से हैं, गुरु और शुक्र, और अन्य अन्य जो ग्रह हैं और पुरुष संज्ञा में जो आते हैं वो है सूर्य, अपना मंगल, गुरु, ये तीनों ग्रह पुरुष संज्ञक है। राहु केतु तो छाया ग्रह है, उनको साइड में रख दीजिए। और चंद्रमा और शुक्र है वो स्त्री ग्रह है, और बुध और शनि है वो नपुंसक ग्रह है। ठीक है। उसी तरह पाप और पाप ग्रह और शुभ ग्रह की बात करें तो उसमें सबसे शुभ माना जाता है, जो हमेशा शुभ ही रहते हैं, कभी भी पापी नहीं माना जाता है, वो है गुरु और शुक्र, जो हमेशा सदा सर्वदा शुभ ही रहते हैं। उनकी संज्ञा हमेशा के लिए शुद्ध ही है, प्राचीन काल से लेकर अब तक, जब से ये सृष्टि बनी तब से वो शुभ ही माने गए। और जो पापी ग्रह है, इन शुभ ग्रहों के साथ अगर उनके साथ बैठा हुआ बुध, उसको भी शुभ माना जाता है। उन्हीं के साथ अगर पूर्ण चंद्र है या पूर्ण कलाओं से युक्त चंद्रमा है, वो भी शुभ है। अगर जो पापी, इनके अलावा जो बच गए, अब जो है मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु, इनके साथ बैठा हुआ चंद्रमा और इन्हीं के साथ बैठा हुआ बुध और क्षीण चंद्रमा, जिसकी कलाओं, क्योंकि चंद्रमा क्या है, कलाओं के कारण ही वो पूर्ण होता है। वो शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि तक, क्योंकि दो पक्ष होते हैं, शुक्ला पक्ष और कृष्णा पक्ष। शुक्ला पक्ष की जो 15 तिथियां होती हैं, प्रतिपदादि, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है उसे पूर्णिमा कहते हैं। और कृष्ण पक्ष में जो 15वीं तिथि होती है वो अमावस्या कहलाती है। और मैंने एक बात आपसे और भी कही थी कि जो चंद्र ग्रहण होता है उसके विषय में कोई प्रश्न आता है तो वो आपको याद रखना है कि वो पूर्णिमा को होता है। और अगर सूर्य ग्रहण के विषय में कोई प्रश्न आता है तो वो अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या का मतलब है कि जब चंद्रमा दिखाई ही नहीं देगा हमें, वो बिल्कुल काली रात होगी, तो उस समय में हुआ हुआ ग्रहण सूर्य ग्रहण माना जाएगा। और पूर्णिमा के दिन अगर कोई ग्रहण होता है तो उसको चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो जैसे अभी पीछे के मासों में ग्रहण घटित हुए, उससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। आपने सुना भी होगा, बहुत से उस पर लोगों ने अपना अपनी राय भी व्यक्त की थी। पंचांगों में बहुत सा विषय लिखा हुआ था, क्योंकि ग्रहण के प्रश्न पूर्व में आते थे, आपको उसका आइडिया होना चाहिए। क्योंकि ग्रहण घटित होता ही है राहु केतु के कारण, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी में राहु केतु बीच में आ जाते हैं, जिसकी छाया पृथ्वी पे पड़ती है और वो पृथ्वी के लिए ग्रहण हो जाता है। ठीक है जी। तो उस पे नहीं जाके हम अपने विषय पे वापिस आते हैं। हम पहुंचे थे, मैं आपको बता रहा था कि कोई बहुत अच्छा कोई विद्वान आदमी है या कोई इंटेलिजेंट पर्सन है, जो इसको आता तो बहुत अच्छे से है, पर वो करता क्या है उसको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अपना बल विवेक, जो उसका अपना दिमाग है, उसको वो कहीं ना कहीं कमजोर है, कहीं ना कहीं उसका विकास नहीं हुआ है, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल पक्का नहीं है। तो वही उसको पक्का करना है। और आपको एक के सामने बोलना पड़े, 10 के सामने बोलना पड़े, 1000 लोगों के सामने बोलना पड़े, आपके बोलने के तरीके में शुद्धता होनी चाहिए और स्पष्टता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैं जो मानता हूँ, जो हमने गुरुजी से सीखा है, वो विषय सरल होना चाहिए, बहुत सरल। उसको बहुत बड़े उससे नहीं जोड़ना है। आपका विषय जितना सरल होगा उतनी ही जल्दी वो सामने वाले के दिमाग में चढ़ेगा, उनको समझ में आएगा।
जितना हम उसको व्यंग्य डालेंगे, मानता हूँ व्यंग्य डालना पड़ता है, वो देश काल परिस्थिति, ज्योतिष में एक चीज है। सूर्य सिद्धांत ग्रंथ का नाम आपने सुना होगा, सबसे सबसे बड़ा ग्रंथ है इस सिद्धांत का। वो नासा में भी पढ़ाया जाता है और उसको सभी विद्वान मानते हैं। उसमें एक चैप्टर है देश दिक काल, और उसमें लिखा है कि देश काल परिस्थिति को देखकर कोई भी कार्य किया जाता है, उसे कभी भी गलत नहीं माना जाता। अब मान लीजिए पर्टिकुलर किसी स्थान में कोई रीति या रिवाज है कि ये करना है, पर वो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, तो उस ग्रंथ के हिसाब से उस रिवाज को, उस रीति को निभाना कभी गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहां के वो हमारे पूर्वजों के क्या है, वो हमारे संस्कार हैं। अगर हमको उनको नहीं मानेंगे तो वो समय भी दूर नहीं होगा जब यहाँ इस धरा से, इस पृथ्वी से, इस भू से मनुष्य नाम की कोई चीज थी वो रहेगी। क्योंकि जब अधर्म ही बढ़ेगा तो वहां से क्या होगा, जो मनुष्य जो जाति है वो समाप्त हो जाएगी। तो हमें, जब तक हम देखें ना, जब तक हम अपने बच्चों को या हम अपने से छोटों को या अच्छे से बात नहीं करेंगे अपने से बड़ों से, या सीखने को हम किसी से भी सीख सकते हैं, जब तक हम अपने बच्चों को या हम किसी से पूछेंगे नहीं तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारा पूर्व में क्या था और अभी हम क्या हैं, अब इसके बाद क्या होगा हमारा, हमारे कौन से देवता को हम मानते थे, हमारा कौन सा गोत्र है, हम कहाँ से आए, हमारे पूर्वजों के नाम क्या है। आज स्थिति ऐसी है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये देखा है कि लोगों को ना अपने दादा का नाम पता है, ना अपने गोत्र का नाम पता है। जब कहीं पे उसकी आवश्यकता होती है तब लोग फॉर्मेलिटी के लिए उसे पूछ लेते हैं कि आप, हमारा क्या है, हमारा गोत्र, या हमारे दादा का नाम क्या था, हमारे परदादा का नाम क्या था। जबकि 16 संस्कार का विषय तो आप सभी ने सुना होगा, 16 संस्कार तो आपने देखे ही होंगे, सभी ने सुने भी होंगे। उसके अंतर्गत जब भी विवाह जो संस्कार है वो होता है तो वहां पर पूर्व के 3 जो पीढ़ियां हैं उनका नाम लिया जाता है। गोत्राचार वहां होता है एक जगह, वो हर कहीं पे, हर हमारे भारतवर्ष में सब जगह एक जैसी ही वो रीति रिवाज मैं मानता हूँ। विवाह का करने की जो विधि है वो एक जैसी है। उसमें गोत्राचार एक विधि है जिसमें पूर्व के 3 पूर्व हमारी पीढ़ियां रही उनका नाम लिया जाता है, परदादा का, उसके बाद जो दादा के जो पिता है उनका, और दादा का, और पिता का, इन 3 पीढ़ियों का नाम वहां पे लिया जाता है। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा मनीषा जी। वहां पे भी अगर हमारे घर पे कोई पूजा होती है तो वहां पे भी देखिए, जो हम संकल्प करते हैं वहां पे भी वो संकल्प किस लिए किया जा रहा है, वहां पे पर्टिकुलर उस, क्योंकि वहां पे कल्प आरंभ से लेकर, जो आपने अगर संकल्प सुना होगा, जब भी कोई भूदेव आके पढ़ते हैं, ब्राह्मण देवता आके पढ़ते हैं, तो वो एक एक शब्द उसमें ब्रह्मा के, जो हम आगे विषय पढ़ने वाले हैं अभी कल परसों में, वही विषय उस, वो मात्र जो 3 शब्द है, विष्णु और विष्णु विष्णु स्वस्ति श्रीमन मुकुंद सच्चिदानंद राज्ञस्य पर्वतमानस्य द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत कल्पे वै स्मन्वन्तरे कृतदेता द्वापर कलि संज्ञानाम चतुर्युगानाम मध्ये वर्तमाने अष्टाविष्टि कलयुगे, वो कल्प के आदि से लेकर आज दिन तक, उस दिन में, जिस दिन में वो पूजा की जा रही है, उस दिन में कौन सा बार है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सी तिथि है, कौन सी घड़ी है, कौन सा लग्न है, कौन सी राशि में चंद्रमा है, कौन सी राशि में सूर्य है, कौन सा संवत्सर चल रहा है, कौन सा मास है, ऋतु है, अयन है, एक छोटी सी छोटी बात वहां पे बोली जाती है, उच्चारण की जाती है। ये आप सभी ने भली भांति ये विषय सुना होगा, क्योंकि पूजा, हम सनातनी है तो हम सभी पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे घर में पूजा पाठ होता है, भूदेव आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ये सब वो विषय पढ़ते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि बोलिए यजमान, आपका ये क्या गोत्र क्या है, आपका नाम क्या है, और ये किस विषय में पूजा हो रही है। तो वो उस पर्टिकुलर टाइटल को, उस जो जिस विषय पे वो पूजा की जाती है उस विषय को वहां बकायदा बोला जाता है कि इस विषय को लेकर ये पूजा हो रही है। ठीक है। तो बुद्ध को वाणी का कारक और गुरु को सुख का कारक,
समृद्धि का कारक, ठीक है जी। शुक्र को ऐश्वर्य का कारक, और शनि जो है वो दुख का कारक है। और राहु केतु तो आपको पता ही है छाया ग्रह है, उनसे ज्यादा विषय का विचार नहीं होता है, क्योंकि उनका जो आकृति है वो धूम उसकी आकृति को बताया गया है। तो मैं ज्यादा विषय को लंबा ना खींचता हूँ। आशा करता हूँ आज की कक्षा से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज जो भी परिस्थिति रही, जिस कारण से जो भी परिस्थिति रही है, जिससे मुझे लगता है कि ऐसा आज करना ठीक रहेगा, तो मैंने आज उद्बोधन ही देना अच्छा समझा आप सभी के बीच में। तो आशा करता हूँ कि इस उद्बोधन से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और बहुत से विषय आपको जो पूर्व में हमने पढ़े थे वो और भी इससे क्लियर हो गए होंगे। और आगे भी ऐसी ही कल्पना करूंगा कि आपके बीच में अच्छे से अच्छे विद्वान आते रहें, और आपको वो अ, जितने भी प्रश्न हमारे बीच में उत्पन्न हो रहे हैं या विषय जो हमारा है वो क्लियर होता जाए। तो अभी के लिए कक्षा को मैं यहीं विराम दूंगा। अब आपका कोई प्रश्न है तो वो मैं सुनना चाहूंगा। आपका कोई, अभी आप अपने से कोई फीडबैक देना चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, तो वो भी आप बोल सकते हैं। मैं वो सुनना चाहता हूँ आपसे।